जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। आज हम पॉलिटी की 10वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 9 क्लास हम कर चुके हैं। अगर आपने वो सब क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो सब क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप वो क्लासेस देख पाएंगे। तो इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 कवर कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। हमारे टोटल संविधान में 22 भाग है, जिसमें से 2 कवर कर लिए, जिसमें भाग 1 में आते हैं अनुच्छेद 1 से 4 और दूसरा जो भाग आता है उसमें आते हैं हमारी नागरिकता। तो वो दोनों हम कवर कर चुके हैं और हमने अभी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे। आज उन्हीं को हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। ये क्लासेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित है कि दैनिक जीवन में हमारे क्या अधिकार हैं और हम किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सब आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने देखा था कि जो हमारे मौलिक अधिकारों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है ये एक फ्रांस भाषा का शब्द है और फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा में जो मैग्ना कार्टा है वो हमारे अधिकारों के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है और इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि अधिकार पत्र के रूप में एक तरह से इसको नामित किया जाता है। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो हमारी प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जो हमारा आर्टिकल 32 होता है, अनुच्छेद 32, उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे इतना याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि यदि हम इनको मौलिक अधिकार कह रहे हैं तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको मौलिक अधिकार में क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमारे बाकी अधिकार होते हैं, जो उनमें और मौलिक अधिकारों में डिफरेंस क्या आता है। जो कानूनी अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार में, उनमें क्या अंतर है। तो जो कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसको जो जनता है, कोई हमारा नेबरहुड है या कोई आम आदमी, वो हमसे हमारे कानूनी अधिकार तो नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार हमसे हमारे कानूनी अधिकार छीन सकती है। जब भी चाहे वो कानून बना के उन अधिकारों को छीन सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं जिनको ना तो कोई कॉमन आदमी, आम जनता से, पब्लिक से, और ना ही सरकार हमसे छीन सकती है किसी भी कंडीशन में। हालांकि इसका कुछ अपवाद है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सरकार हमसे हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। तो अभी आगे चलते हैं, आज से शुरुआत करते हैं सबसे पहले समानता के अधिकार से। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि ना जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में आते हैं। और जो अनुच्छेद 12 है इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा में इसमें जो राज्य कहा गया है वो किसी एक स्टेट को नहीं कहा गया, एक देश की बात करते हैं, राज्य के नाम से लेते हैं। जब भी राज्य की जिक्र करते हैं तो एक देश का जिक्र कर रहे होते हैं। तो हमारी जो राज्य की परिभाषा क्या दी गई है, इसमें राज्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसके साथ साथ जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं वो सभी आती हैं हमारी राज्य के अंदर। और दूसरा, इसके साथ साथ कुछ जो हमारी संस्थाएं होती हैं जैसे कि भेल है, LIC है, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट बड़े बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये कोई और भी संस्थाएं होती हैं इस तरह की, वो सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो आर्टिकल जो 12 है हमें राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि कोई कानून, नियम, परंपरा, आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून नियम मान्य नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी परंपरा, रीति रिवाज किसी भी धर्म में, समाज में है जिससे हमारे मौलिक अधिकार कम हो रहे हैं या मौलिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी परंपरा, रीति रिवाज, कानून मान्य नहीं होगा। ये हमारा कौन कहता है? आर्टिकल 13। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है
कि जो संविधान है हमारा, उस संविधान से पहले जो भी कानून रहे हैं, यानी कि जो 1935 के जैसे अधिनियम है या जो हमारी आईपीसी की धाराएं हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की हैं और वही हम इसको लेते चलाते आ रहे हैं। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस करके ही हम उनको यूज़ करें। बाकी जो ब्रिटिश टाइम की जो धाराएं हैं, कानून हैं, कुछ हद तक हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो जब 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे कहा गया था कि जो संविधान हमारा है उसमें जो इससे पहले जितने भी कानून थे आज़ादी से पहले, वो सभी कानून वैलिड रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन ये होगी कि उन कानून में किसी में भी ना तो वो हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर रहे हों और ना ही किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हों। इसके बाद साथ में ये भी कहा गया कि अगर संविधान लागू होने के बाद उसके बाद से सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती कि जिससे हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े, उनमें कोई कमी आए, उनका अल्पीकरण हो। तो यानी कि ना तो हमारे मौलिक जो संविधान लागू होने से पहले ऐसा कोई कानून हो सकता है और ना संविधान लागू होने के बाद सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को नेगेटिव इफेक्ट डाले। तो इसका जो केस है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जो अभी सायरा बानो केस हुआ था 2017 में 3 तलाक वाला, जिसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 तलाक को अवैध घोषित करके ख़त्म कर दिया था। तो वो इसी आर्टिकल 13 का यूज करके ही उसको ख़त्म किया गया था, क्योंकि उसमें यही लिखा गया है कि यदि कोई भी ऐसा कानून या रीति रिवाज परंपरा हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती है तो वो ख़त्म माना जाएगा 26 जनवरी 1950 से। और जो 3 तलाक वाला केस है वो क्या है, पुरुष को ज़्यादा अधिकार देता है और महिलाओं के अधिकारों को कम करता है, जिससे जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन होता है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित करके एबलिश कर दिया, रद्द कर दिया। फिर आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता होगी और विधि का समान संरक्षण होगा। अब इनका क्या मतलब है? विधि के समक्ष समता यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अनिल अंबानी, अडानी कोई भी हो या एक कॉमन आदमी, गरीब आदमी है, अगर कोई अपराध करते हैं तो वो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सबको उस अपराध के लिए बराबर सज़ा मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सब इसमें विधि के समक्ष समता में कहा जाता है। और जब विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से ली है? ये लिया है हमने ब्रिटेन से। और इसके इसी कारण से जो विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, इसी चीज़ को दर्शाने के लिए जो कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, काली पट्टी, वो यही दिखाती है कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, मेरे सामने कौन अमीर है कौन गरीब है, कानून इस चीज़ को नहीं देखता, कानून के लिए सब बराबर हैं। इसके बाद फिर जो विधि का समान संरक्षण है, ये हमने लिया है अमेरिका से। अब विधि के समान संरक्षण का क्या मतलब है? जो विधि के समक्ष समता में एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अगर लिए सब बराबर हैं, तो अगर कोई एक बच्चा कोई गलती कर देता है और एक बड़ा कोई 25, 30, 35 साल का व्यक्ति कोई गलती करता है, सेम अपराध करता है जो एक बच्चे ने 4-5 साल के बच्चे ने अपराध किया है, तो वो क्या वो समान सज़ा पाने के लिए हकदार हैं? तो इसका आंसर अगर हम सोचें तो नहीं, उनको सेम सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटलिटी, मैच्योरिटी और उनके डिसीजन मेकिंग में दिन रात का अंतर है, जिसके कारण हम एक बच्चे को 4-5 साल के बच्चे को उस अपराध के लिए, और जो 35, 40, 25 साल का व्यक्ति है उसको अगर सेम सज़ा देंगे तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे के साथ वही एक तरह से ये उसकी गलत ही हुआ है। लेकिन जो अमेरिका से हमने विधि का समान संरक्षण लिया, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकते हैं, सज़ा में थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। इसीलिए हमने विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया। वहाँ पे हम एक औरत और मर्द के रूप में लिंग के आधार पर, बच्चा है, जवान है, उसकी एज के आधार पर या कुछ और क्लासिफिकेशन के आधार पर हम थोड़ा सा सज़ा के अंतर्गत डिफरेंसेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें कहा गया है, सॉरी थोड़ा गला खराब था, इसके साथ साथ ही इसमें कहा गया है कि भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो
और को कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा। सबको कानून के लिए सब बराबर रहेंगे, लेकिन वो हमारे शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे शत्रु देश का नागरिक है तब वो इस अधिनियम के तहत जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसके कानून के समान संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता। उसके साथ हम थोड़ा सा अलग बिहेव किया जा सकता है, इसमें कानून में स्पेशल हमारे संविधान में प्रावधान है। फिर विधि के जो समक्षमता है, यह मैं बताया कि अभी ब्रिटेन से हमने लिया है। और इस जो समक्षमता है, विधि के समक्षमता वाला ये जो प्रावधान है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एवी डेसी ने किया था, एवी डेसी। और यह विचार है विधि के शासन के सिद्धांत के आधारभूत तत्व हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो विधि के समान संरक्षण हमें दिया गया है, हमने अमेरिका से लिया है, यह भी बताया आपको। और इसके बाद आगे देखेंगे कि अपवाद क्या रहता है इसमें। अपवाद में कहा गया कि जो अनुच्छेद 361 है, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, इनके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा दायर नहीं हो सकता। दीवानी मुकदमा उन पर दायर हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी 2 माह पूर्व उन्हें सूचना देनी होती है। यानी कि अगर राज्यपाल के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करवा रहे हैं तो 2 महीने पहले राज्यपाल को बताना होगा कि इस केस के लिए आप पे मुकदमा दायर किया जाएगा। 2 महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। सेम राष्ट्रपति के केस में होगा, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहा है तो राष्ट्रपति को 2 महीने पहले बताना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो फौजदारी मुकदमा होते हैं वो नहीं हो सकते। जैसे कि कोई क्रिमिनल केसेस में, मर्डर केस में कुछ कर दिया तो उस तरह के केसेस में उन पे कोई ना तो एफआईआर दर्ज हो सकती, ना ही उन पे कोई ये गिरफ्तारी की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, ना इसके अलावा उनको कोई सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन दीवानी मुकदमों में के तहत उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके अलावा उन पर और कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अभी आप कहेंगे कि सर इससे पहले आपने बताया कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई एक गरीब आदमी हो, सबके लिए कानून समान है। हाँ, सभी के लिए समान है, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन के आधार पर अभी हमने आपको बताया था कि उसमें कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं। और राज्यपाल और केवल राष्ट्रपति को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि उनको पद पर रहते हुए इस तरह के मुकदमे दायर नहीं हो सकते, क्योंकि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के तहत और जो हमारा राज्यपाल है उसको आर्टिकल 162 के तहत उन पर कोई भी अगर हम सज़ा सुना भी दें तो उनको ये जो अधिकार हैं आर्टिकल 71 और आर्टिकल 162 162 ये इनको ये पावर देते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति को ये भी पावर होती है कि वो किसी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हीं को कोई सज़ा सुना दें इनके पद पर रहते हुए, तो ये अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी क्या कर लेंगे, सज़ा माफ़ कर लेंगे। तो जो उनको सज़ा सुनाई गई फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ और हमारी समानता के अधिकार का क्या हुआ? तो इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति कोई इस तरह का मुकदमा करता है, कोई गलती करता है, अपराध करता है, तो जब तक वो अपने पद पर है तब तक उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो अपने पद को छोड़ेगा, उसने जैसे ही पद छोड़ा वैसे ही वो अपने अधिकार खो देगा और उस पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको किसी भी प्रकार की सज़ा सुनाई जा सकती है। सेम राष्ट्रपति और सेम राज्यपाल के केस में होगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे एमएलए और एमपी होते हैं उनको अगर जो संसद में भाषण दे रहे हैं, यानी कि अगर वो किसी प्रस्ताव पे बोल रहे हैं, किसी बिल पे बात कर रहे हैं, तो उन पे बात करते टाइम अगर वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर किसी धर्म के बारे में उन्होंने बोल दिया, किसी जाति के बारे में बोल दिया, कोई भड़काऊ भाषण इस तरह से दे दिया संसद के अंदर, तो ये संविधान में क्या कहा गया है कि अगर संसद में अपने भाषण के दौरान अगर कोई एमएलए हो या फिर एक एमपी हो तो उन पे कोई भी कानूनी मुकदमा दायर नहीं हो सकता। एमएलए को बचाने का काम करता है विधायक को अनुच्छेद 194 और इसके साथ साथ अनुच्छेद 105 है, वो एक एमपी को, सांसद को इस मुकदमों से बचा लेता है। लेकिन अगर वो यही भाषण कुछ इस तरह के गलत शब्द का प्रयोग कहीं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या कहीं जनता से बात करते टाइम करते हैं तो उन पे उस केस में उस कंडीशन में मुकदमा दायर किया जा सकता है। तब ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 105 और 194 उसको बचा नहीं पाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं,
अभी हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब क्या हैं, उन पे दीवानी और जो फौजदारी मुकदमे हैं वो दायर नहीं हो सकते, उनसे फ्री होते हैं वो। इसके साथ साथ जो हमारे विदेशी राजदूत होते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति होते हैं, वो सब भी इन चीज़ों से फ्री होते हैं, उन पे भी ये मुकदमे दायर नहीं हो सकते। यानी कि जैसे कि अमेरिका का कोई राजदूत है, ऑस्ट्रेलिया का है, ब्रिटेन का, जापान का, अगर वो भारत के में राजदूत बन के आए हुए हैं तो उन सब पे भी हम दीवानी या फौजदारी कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, वो भी इन मुकदमों से फ्री होते हैं। आगे चलते हैं, जो अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि केवल लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से भेदभाव हो रहा है, इस कारण से भेदभाव हो रहा है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, उसके आधार पर उसको गलत तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो एक अपराध है। धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, किसी भी धर्म के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर नहीं कर सकते, हालांकि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी संविधान में कहा गया है कि जाति के आधार पर भी आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसी तरह जन्म के स्थान पर, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर पैदा हुआ हो, ये जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बिहार से है और वो किसी दूसरे स्टेट में काम के लिए जाता है, तो उसको इस आधार पर गलत उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता कि ये बिहार से है, ये बिहारी है। इस कारण से उसके साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, गलत बोला जाता है उसको कुछ, तो वो सब क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। हमारा संविधान इसको वर्जित करता है। उसके बाद देखते हैं आगे, इसके आगे ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्थान, संस्था, चाहे वो दुकान हो, होटल हो या कोई मनोरंजन केंद्र हो, इसके अलावा तालाब, स्नान घाट हुआ या फिर कोई कुआं हो, अगर वो सरकार की दी गई सहायता राशि से चल रहे हैं या फिर या तो पूर्णतः सरकार उसकी देख रेख कर रही है या फिर सरकार के द्वारा उसको संचालन के लिए सहायता राशि दी जाती है, तो ऐसे किसी भी स्थान पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। उसको उसके वहाँ एंट्री करने से, वहाँ जाने से उसको रोक नहीं सकते। और एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबकी जो एंट्री है वहाँ निःशुल्क रहेगी, प्रवेश सबको समान मिलेगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो इसके साथ साथ ये अधिकार न केवल राज्य को वरन निजी व्यक्तियों के द्वारा भी भेद को भी निषेध करता है। यानी कि ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, ये साथ साथ एक आम आदमी को भी इस चीज़ से वर्जित करती है कि कोई एक आम आदमी भी इस आधार पर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर कहता है कि हालांकि राज्य का अधिकार है कि वह सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, अगर वो समाज से पिछड़े हैं तो उनको एक सामान्य श्रेणी में लाने के लिए, दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए उनके लिए हम स्पेशल कुछ प्रावधान कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम स्कूलों में एडमिशन में उनको छूट दे सकते हैं, या उनको इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उनकी सहायता कर सकते हैं, फीस में डिफरेंसेस हो सकता है। उनकी जैसे मेरिट लिस्ट होती है यूनिवर्सिटी वगैरह में लगती है, तो उसमें क्या है, जनरल की लिस्ट अलग रहती है और SC BC ST OBC की जो लिस्ट रहती हैं वो सब अलग रहती हैं। तो उनको क्या है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो वो सभी यही कहा गया है कि कुछ इस तरह की जब सरकार को लगे कि कोई जाति दबी हुई है, उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, वो अगर उसको सामान्य श्रेणी में लेकर आना है हमें, तो सरकार उसके लिए स्पेशल कानून बना सकती है। ये सरकार को अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। और इसी के तहत क्या है, जो अनुच्छेद 15(4) है हमारा, अनुच्छेद 15 के भाग 4 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में जैसे गैर सरकारी हो या गैर अनुदान प्राप्त है, उनमें अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, ये कब प्रदान की गई थी, ये प्रदान की गई थी 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। यानी कि कोई भी सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी भी हो, वो कोई मैटर नहीं करता, हर संस्था में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो वर्ग हैं उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(4) के अनुसार। तो आगे देखते हैं,
लेकिन आप अभी ये भी कह सकते हैं कि अभी तो आप बता रहे थे सब समान हैं, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं होगा। आर्टिकल 14 अभी इसी की जिक्र कर रहा था कि लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर या जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या है, अपवाद हैं। और साथ में जो प्रावधान किए जाते हैं किसी को स्पेशल प्रावधान देने के, रिजर्वेशन के, तो ये कभी भी किसी के अधिकारों को कम नहीं करते। केवल हम पॉजिटिव चेंजेस ही कर सकते हैं। अगर कोई वर्ग दबा कुचला रह गया है तो उसे ऊपर उठाने के लिए, उसको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए सरकार कुछ पॉजिटिव सकारात्मक प्रावधान कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी नेगेटिव प्रावधान नहीं कर सकती कि जिसकी वजह से हमारे अधिकारों का हनन हो। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें अनुच्छेद जो हमारा संविधान है उसने ये स्पेशल अधिकार सरकार को दे रखे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 से 68 तक हुआ था। इसमें जो अमेरिका के अंदर ये आंदोलन किया गया था, और जो अफ्रीकी अमरीकी यानी कि वो अफ्रीकी लोग जो भी अमेरिका के निवासी हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनके पास क्या था कि उनकी वो जैसे काले होते हैं अफ्रीका के, और अमेरिका में क्या है, गोरे होते हैं। तो काले और गोरे का भेद होता था, उनके साथ इस आधार पर भेदभाव किया जाता था। और इसी भेदभाव को दूर करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें नस्लीय भेदभाव की समाप्ति के लिए मांग की गई थी। और इसीलिए मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर थे, उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है आज भी, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या कहा कि अवसर की समानता की बात करते हैं, यानी लोक नियोजन में समानता। नौकरी की जब बात आती है तो हमारा संविधान कहता है कि जब भी हमारे रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उसमें सभी समान होंगे, किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वही आप सब जानते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये रिजर्वेशन जो दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं। तो उसके लिए भी आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 15 के तहत कि अगर कोई दबा कुचला वर्ग है उसको उठाने के लिए पॉजिटिव चेंजेस किए जा सकते हैं, उसी के आधार पर क्या है, उनको रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। और यही कहता है अनुच्छेद हमारा 16(4) कि अगर पिछड़े वर्ग के नागरिक को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के क्रियान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, और इस आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर सार्वजनिक सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो वही जो बात की गई है कि एक सकारात्मक कार्रवाई की गई है, सकारात्मक चेंज किया गया है रिजर्वेशन देके, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ उनको सामाजिक और जो शैक्षणिक आधार पर जो सार्वजनिक सेवा में उनमें रिजर्वेशन दिया गया है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सामान्य श्रेणी में लाने के लिए चेंजेस किए गए हैं। आगे देखते हैं। इसके साथ ही 14 जनवरी 2019 था जो, उसमें 103वां संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग यानी जनरल कास्ट में जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति थे, उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उनको 10% का आरक्षण दिया गया था। और ऐसा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके ये इसमें चेंजेस किए गए थे। अभी आगे इसी के बारे में देखते कि यदि किसी को जो आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर उसका फ़ायदा चाहिए तो उसमें कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो इकोनॉमिक कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन लेने में आते हैं। उनमें पहली कंडीशन है कि ऐसे परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख या उससे कम हो, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा किसी की ईयरली इनकम, सालाना आय नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि हो, 5 एकड़ से ज़्यादा उसके पास कृषि वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जिसके पास 1000 वर्ग फीट या उससे कम का मकान है वो भी इसमें आते हैं। 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा अगर प्लॉट है और उसमें मकान बना रखा है तो फिर वो इस कैटेगरी में, इस रिजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 100 गज का प्लाट है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में अगर किसी के पास 100 गज का प्लाट है तो वो भी फिर उस कैटेगरी में नहीं आते, इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहा है, या तो वो चाहे वो अपंगता का हो या फिर किसी तरह का OBC SC ST किसी भी तरह का रिजर्वेशन हो, तो अगर उसके पास कोई पहले से आरक्षण है तो वो इसमें नहीं आ सकता। लेकिन अगर किसी भी तरह का उसके पास पहले कोई आरक्षण नहीं है और वो ऊपर दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है, तभी वो आर्थिक रूप से मिले हुए आरक्षण के लिए एलिजिबल है।
आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का निषेध है, यानी कि हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का दायित्व होता है कि वह इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। यानी कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, और जो एक निजी व्यक्ति है उसकी भी ये जिम्मेवारी होती है कि अगर इस तरह का कोई अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी के साथ छुआछूत हो रही है, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये लिखा गया है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत। इसको एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत माना जाएगा यदि किसी व्यक्ति को पूजा स्थान, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, हॉस्पिटल, होटल या शिक्षण संस्थान आदि में प्रवेश को रोकना। तो अगर किसी को पूजा स्थान पर रोका जाता है जाने से, किसी दुकान पर, ये अगर मान लो कि किसी एक सामान्य जाति का जो व्यक्ति उसने दुकान कर रखी है, और अगर वो कहे कि भाई ना मेरी ना दुकान पे कोई भी SC BC सामान लेने नहीं आएगा, क्योंकि मैं सवर्ण हूँ और ये निम्न वर्ग से आते हैं, इसलिए मैं इनको सामान नहीं दूंगा, ये मेरी दुकान से सामान नहीं ले सकते। हालांकि वो कुछ चीज़ें अपना सामान देना है या नहीं देना है, वो कह सकते हैं कि वो तो फ्री है भाई, उसकी चीज़ें वो दे या ना दे। लेकिन अगर वो ना देना चाहे तो वो सब के लिए कर सकता है, या फिर वैसे मना कर सकता है। ये नहीं बोल सकता कि भाई ये निम्न वर्ग से है इसीलिए मैं नहीं दे रहा। तो वो क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, एक छुआछूत वाली बात आ गई, जिसके अनुसार उसे एक अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी तरह से कोई सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, उस पर नहीं रोक सकते हम किसी को। हॉस्पिटल या होटल में, शिक्षा संस्थान में, स्कूल, कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम किसी को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि ये निम्न वर्ग से, ये उच्च वर्ग से है। कोई भी किसी भी तरह का, ये खाली जाति का नहीं, धर्म के आधार पर भी कोई छुआछूत नहीं हो सकती। किसी भी आधार पर कोई छुआछूत होती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे हम आर्टिकल 18। इसमें क्या कहा गया कि इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। यानी कि उपाधियों के अंत की मतलब क्या होता है इसका, यानी कि जो जब हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, उससे पहले क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को कुछ उपाधियाँ देती थी। जैसे नाइटहुड की उपाधि दे दी, राय बहादुर की दे दी, सर की उपाधि दे दी। ये सब उपाधियाँ क्या हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ दिखाती थी। अगर मुझे नाइटहुड की उपाधि मिली है और एक आम आदमी है, तो वो ये होगा कि भाई ये आदमी नॉर्मल है, ये आम आदमी है, और मुझे तो नाइटहुड की उपाधि मिली है, मैं तो इससे सर्वोच्च हूँ। चाहे वो जाति, धर्म चाहे भले ही समान हो, लेकिन जैसे ही उसको वो उपाधि मिली, वो अपने आप को सर्वोच्च समझने लग जाएगा। तो इसी के आधार पर जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों की समाप्ति कर दी गई, और उन्होंने कहा कि जिसको जो भी उपाधि मिली हुई है अभी तक, वो सभी उपाधि संविधान लागू होने के साथ ही खत्म होती हैं। कोई इन उपाधियों का प्रयोग आगे नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अब अपने नाम के आगे नाइटहुड, सर, इस तरह की कोई उपाधि नहीं लगा सकता। इसी के साथ साथ ही इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि ना जो ये पुरस्कार हमारे होते हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सब को क्या है, इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया, यानी इनसे फ्री रखा गया है। और ये जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी 1954 में शुरुआत की गई थी, और 1977 में इसको एक बार बंद कर दिया गया था। जब 1977 से 1980 तक बंद रहे, लेकिन 1980 में फिर से इनको दोबारा चालू कर दिया गया था। अभी जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये भी जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला था, तो वो भी अपने नाम के आगे इसको नहीं लगा सकते। ये नहीं कि अगर ये उपाधि उसको मिली है तो वो इस उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं। वो अपने नाम के आगे जैसे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे नहीं लिख सकते। अगर वो इस तरह का अपना इस उपाधि का प्रयोग करते हैं तो सरकार उनसे वापस से भारत रत्न छीन सकती है, ये कानून में प्रावधान है। लेकिन हाँ, वो इस चीज़ का कहीं भी जिक्र कर सकते हैं कि मुझे भारत रत्न मिला हुआ है, मुझे इस क्षेत्र में भारत रत्न मिला है, तो वो बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे वो उपाधि के रूप में उसको नहीं लगा सकते। अभी तक हमने क्या किया, अनुच्छेद 12 से हमने अनुच्छेद 18 तक हमने किया। अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 13 में कहा गया था कि कोई भी ऐसी रीति रिवाज, कानून जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है, असंगत ठहराता है, वो खत्म कर दिए जाएंगे, वो खत्म माना जाएगा। ऐसा कोई भी कानून वैध नहीं माना जाएगा। 14 कहता है कि सभी को कानून के समान समता है, कानून के समान संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि सबको लिंग, वचन, जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता मिलेगी सबको, लोक नियोजन में सबको समानता है, नौकरी में सबको समानता मिलेगी। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा, कोई किसी के साथ छुआछात नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी कि सब लोग बराबर हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सब क्या है, समानता को दिखाते हैं। तो इसीलिए जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आते हैं, ये हमारा समानता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 14 से 18। अभी तक हमने समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया है। तो हम आगे कल की वीडियो में इससे आगे के हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की वीडियो का यही अंत करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।